आज के मुख्य समाचार। द्रोणाचल रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज। 25 दिसंबर को अटल जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। कुल्लू में एबीवीपी की वीरांगना कार्यक्रम में लोकल ड्रेस फैशन शो। श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आईजीएमसी में मारपीट मामले पर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की पत्रकार वार्ता। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की पत्रकार वार्ता। विंटर कार्निवल में फूड कॉर्नर बना लोगों का मुख्य आकर्षण। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में पूरे हर्षोल्लास से मनाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास की मजबूत नींव अटल जी ने रखी है, जिसे हर हिमाचल वासी को याद रखना चाहिए। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि वर्ष 2002 में अटल जी द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज से प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिला। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी, जिसके तहत हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि अटल रोहतांग टनल अटल जी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण करवाया। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद जी के साहबजादों के बलिदान को नमन किया जाएगा। इसके अलावा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 28 दिसंबर को मन की बात कार्यक्रम प्रदेश भर में सामूहिक रूप से मनाए एवं सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इन आयोजनों के माध्यम से अटल जी के विचारों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और सुशासन दिवस के रूप में अटल जी को याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश के लिए योगदान अविस्मरणीय है और जिस तरह से हिमाचल के विकास की नींव श्रद्धेय अटल जी ने रखी वो प्रशंसनीय है और प्रत्येक व्यक्ति को उसको स्मरण करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। 1 दिसंबर 2002 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तात्कालिक प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने सोलन में हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा की। 2003 के प्रारंभ में और ये पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला और आज जितना उद्योग हिमाचल प्रदेश में और जितना उद्योगों के माध्यम से मिल रहा रोजगार हिमाचल प्रदेश में है, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार की देन है। उस समय हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री धूमल जी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से यह पैकेज प्राप्त किया। इतना नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाएं लिख रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 किलोमीटर सड़क है, जिसमें आधे से ज्यादा यानी 20,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी है और इस योजना को शुरू करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर के 25 के बीच ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को तेज गति से आगे हिमाचल प्रदेश को प्रदान करते हुए जन जन तक सड़क पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, अटल रोहतांग टनल, इसकी शुरुआत, इसकी कल्पना 100% अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं। उन्होंने इसका शिलान्यास किया
लंबे समय तक सत्ता परिवर्तन के बाद यह टनल लटकी रही और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस टनल को पूर्ण करने का महत्वाकांक्षी कार्य किया और जहां देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, वहीं हिमाचल प्रदेश का वो क्षेत्र जो देश से लगातार कटा रहता था, ऐसी लाहौल घाटी को, स्पीति घाटी को और मुख्य धारा में जोड़ते हुए पर्यटन का एक अपार रास्ता खोला, अपार संभावनाएं खोली। ये अटल जी की देन है। 26 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों के बलिदान को स्मरण करेगा। वीर बाल दिवस के नाम से जोरावर सिंह फतेह सिंह की जो देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान है, उसके प्रति सजदा करेगा। विरासत भी और विकास भी, इस ध्येय को लेकर देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के परिवार का वो सर्वोच्च बलिदान, उसको स्मरण करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। सोलन शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान पूरी सख्ती से लगातार जारी है। रोणाजी रोड पर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए व्यापक कार्यवाही की। इस दौरान कई स्थानों पर जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, जबकि कई दुकानदारों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन से समय मांगा। उपमंडल अधिकारी सोलन डॉक्टर पूनम बंसल के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत दुकानों के बाहर लगाए गए हैंगिंग बोर्ड, अवैध एक्सटेंशन, बढ़े हुए छज्जे, शटर और सार्वजनिक मांगों में रखा गया सामान हटाया गया। कार्यवाही के दौरान कुछ स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम जनहित में और कानून के दायरे में उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सोलन शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा चुकी है। उस समय सेटबैक और कंट्रोल लाइन के निशान भी लगाए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमण बढ़ने लगे। हालात बिगड़ने पर जिला प्रशासन को एक बार फिर सख्त कदम उठाने पड़े। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों के कारण शहर में यातायात बाधित हो रहा है और पैदल चलने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभियान के बाद जोनाजी रोड सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास भी किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह की चेकिंग और निरीक्षण समय समय पर होते रहने चाहिए, ताकि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा कब्जा न हो सके। लोगों का कहना है कि पहले भी कार्यवाही के बाद अतिक्रमण फिर से फैल गया था, जैसे बाजारों में अव्यवस्था और जाम की स्थिति बनी रही थी। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और दोबारा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कुल्लू इकाई की ओर से कुल्लू महाविद्यालय में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम वीरांगना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आकर्षण लोकल ड्रेस में फैशन शो रहा, जिसमें छात्राओं ने कुल्लू और हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा में मंच पर शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का उद्देश्य कुल्लू की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को उजागर करना और युवाओं को अपने लोक परंपराओं व विरासत से जोड़ना रहा। फैशन शो के माध्यम से हिमाचली परिधानों, आभूषणों और पारंपरिक पहनावे को दर्शाया गया, जिससे दर्शकों को स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। ABVP कुल्लू इकाई के पदाधिकारियों ने बताया कि वीरांगना कार्यक्रम नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक चेतना को समर्पित है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ना बेहद जरूरी है और ऐसे आयोजन उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपनी पहचान पर गर्व करने का संदेश दिया। ABVP ने भविष्य में भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है, ताकि युवाओं को एक सकारात्मक मंच मिल सके और स्थानीय संस्कृति को संरक्षण व बढ़ावा दिया जा सके।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला में सोमवार को मरीज और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के बीच हुई मारपीट की घटना को लेकर आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमन ने कहा कि ऐसी घटनाओं के हमेशा दो पहलू होते हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरोला का पक्ष मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राघव के अनुसार जब उन्होंने मरीज से एक्सरे, सीटी स्कैन सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया तो मरीज ने अभद्र और अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया। मरीज ने यह कहते हुए रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया कि वह सभी रिपोर्ट पहले ही किसी अन्य डॉक्टर को दिखा चुका है। डॉक्टर अमन ने बताया कि स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गई और मरीज ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तुच्छ शब्दों से संबोधित किया। इतना ही नहीं, मरीज ने डॉक्टर और उनके माता पिता के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद मरीज ने डॉक्टर को धक्का दिया और उसकी छाती व पेट पर भी हमला किया। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर राघव ने स्वयं को बचाने का प्रयास किया तो मरीज ने अस्पताल के बिस्तर में लगे स्टैंड से उन पर प्रहार किया। इसी दौरान मरीज के साथ मौजूद व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसोसिएशन का कहना है कि वायरल वीडियो अधूरा है और उसमें वास्तविक घटना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है जिससे डॉक्टर की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि रेजिडेंट डॉक्टर पूरी निष्ठा समर्पण के साथ मरीजों की सेवा करते हैं। इलाज की प्रक्रिया में मरीज की पूरी हिस्ट्री लेना और जांच रिपोर्ट मांगना आवश्यक होता है ताकि सही उपचार सुनिश्चित किया जा सके। क्या कहा है, उनका क्या वर्जन था, तो वो मैं आपको लिखित तौर पे बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा क्या है। डॉक्टर नरोला ने लिखित तौर पर बताया है कि कल दिनांक 22 दिसंबर 2025 को करीबन 12 बजे दिन के समय ड्यूटी पर तैनात मुझे अर्जुन कुमार नामक मरीज के द्वारा मारपीट, जानलेवा हमला, शासकीय कार्य में बाधा एवं धमकी देने के संबंध में शिकायत दर्ज करनी है। सविनय निवेदन है कि मैं एक चिकित्सक हूं तथा दिनांक 22/12/2025 के समय लगभग 12 बजे मैं अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। उसी समय अर्जुन कुमार नामक व्यक्ति मरीज रूप में अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल की नियमित प्रक्रिया व अनुसार मरीज के रूटीन चेकअप तथा चिकित्सा रिकॉर्ड जिसमें आपका एक्सरे, सीटी स्कैन आदि व अवलोकन किया जाता है। जब यह सभी रिकॉर्ड का अनुरोध मैंने मरीज अर्जुन कुमार से पूछा गया तो मरीज अर्जुन अभद्र, अपमानजनक एवं अयुगात्मक व्यवहार करने लगा और यह कहकर मना करने लगा कि वह यह सब कागज बड़े डॉक्टर को दिखा चुका है, अतः मुझे तुच्छ शब्दों से संबोधित करने लगा। स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो गई, अतः मुझे और मेरे माता पिता को उपशब्दों से संबोधित करने लगे। इस दौरान बीच में अर्जुन ने मुझे धक्का दिया वो मेरे छाती पर, मेरे पेट पर लातों से प्रहार शुरू कर दिया। अतः जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो वह बेड में लगे आईवी स्टैंड से मुझे मारने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उसके साथ खड़े साथी अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे कि जो बाद में सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, किंतु यह वीडियो अधूरा था। अतः वास्तविक घटनाक्रम का तोड़ मोड़ कर दिखाया गया। अर्जुन कुमार ने न केवल मेरे साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला किया बल्कि लोक सेवक होने के नाते मेरे कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न की। इसके पश्चात उसने अपने परिचितों को बुलाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त अपराधी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी चिकित्सक अथवा लोक सेवक के साथ इस प्रकार की आपराधिक घटना ना हो। मैं
अपने सभी मीडिया प्रतिनिधि जो यहाँ आप लोग आए हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस पक्ष को भी आप ज़रूर बताएं, इस पक्ष को भी आप ज़रूर लिखें, इस पक्ष को भी आप ज़रूर हमारे लोगों के बीच में लाएं। डॉक्टर बनना है अपने में एक बहुत कठिन काम है। 10वीं की परीक्षा के बाद आप +1 +2 में मेडिकल लेते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेडिकल की पढ़ाई प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर करता है, उसके बाद वो MBBS करता है। 5.5 साल MBBS की कठिन पढ़ाई, उसके बाद इंटर्नशिप में काम, उसके बाद फील्ड में नौकरी, उसके बाद फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद वो फिर से जॉब भी करते हैं और फिर सीनियर रेजिडेंसी के लिए आते हैं। अब जो डॉक्टर MBBS करके आया है, फील्ड में नौकरी करके आया है, MD करके आया है, फिर सीनियर रेजिडेंट के पद पे तैनात है, और अगर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो मेरा एज अ प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन IGMC का मानना है कि हमेशा जो भी जांच हो वो हमेशा द्विपक्षीय होनी चाहिए। मंगलवार की सुबह की शुरुआत श्री चिंतपूर्णी मंदिर में माता रानी की भव्य आरती के साथ हुई। ब्रह्मा मूर्ति में जैसे ही मां चिंतपूर्णी की मंगल आरती संपन्न हुई, मंदिर परिसर श्रद्धा, भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। आरती के पश्चात बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगलवार होने के कारण मां चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए सुबह सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे जय माता दी और बोल सच्चे दरबार के जयकारों से न केवल मंदिर परिसर बल्कि आसपास का पूरा क्षेत्र भक्ति में वातावरण में डूब गया। मान्यता है कि माता चिंतपूर्णी को चिंताओं को हारने वाली देवी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां के दरबार से दिन की शुरुआत करने से जीवन की सभी परेशानियां, दुख और मानसिक चिंताएं दूर हो जाती है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से आए श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में लगकर माता के दर्शन करते हुए नजर आए। श्री चिंतपूर्णी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां माता सती के चरण पैर गिरे थे, जिसके कारण इस स्थल को अत्यंत पावन और चमत्कारी माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था सदियों से बनी हुई है। मंगलवार को पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की चहल पहल भी बनी रही। सुबह से शाम तक भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, जो अनुशासन के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए माता रानी के दर्शन कर रहे थे। भक्तों ने फूल, नारियल और चुनरी और प्रसाद अर्पित कर माता की पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित भी किया गया ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वयं सेवकों और मंदिर कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को कतारों में व्यवस्थित करने में सहयोग दिया। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन श्री चिंतपूर्णी मंदिर में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर मानसिक शांति और आत्मिक सुख की अनुभूति की। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया चलो बुलावा।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित विंटर कार्निवल के तहत लगाए गए फूड कॉर्नर में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सर्द मौसम के बीच विभिन्न स्वादों का आनंद लेने के लिए स्थानीय लोग और देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक बड़ी संख्या में फूड कॉर्नर का रुख कर रहे हैं। फूड कॉर्नर में शिमला के पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान और मुंबई के मशहूर स्वाद भी उपलब्ध है, जो लोगों को खूब लुभा रहे हैं। चाट, स्ट्रीट फूड, राजधानी व्यंजन, मुंबई स्टाइल स्नैक्स और पहाड़ी पकवानों ने विंटर कार्निवल की रौनक को चार चांद लगा दिए हैं। स्थानीय लोग जहां विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं, वहीं शिमला घूमने आए पर्यटक एक ही स्थान पर देश के विभिन्न खान पान संस्कृति का अनुभव भी ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि फूड कॉर्नर ने उनके शिमला प्रवास को और भी खास बना दिया है। यह फूड कार्निवल सर्दी के मौसम में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। पहाड़ी व्यंजनों को चखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। फूड कार्निवल के साथ साथ चंबा चप्पल, हेमेरा उत्पाद और अन्य ग्रामीण हस्तशिल्प से जुड़े स्टॉल भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन स्टॉल के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और आजीविका के नए अवसर भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर विंटर कार्निवल का फूड कॉर्नर स्वाद, संस्कृति और ग्रामीण उत्पादों का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। मेरा नाम रेणु वैद्य है और मैं वैसे बेसिकली तो मंडी से हूँ, पर मेरी शादी करसोग में हुई और मेरा घर यहाँ है छोटा शिमला में। मैं अभी थोड़ा एंट्री ही किया हुआ है, बट देख के तो अच्छा लग रहा है। खाने की चीज़ें बहुत सी है जो बहुत अच्छी सी लग रही है। बुक्स है यहाँ पे जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, मैंने बुक्स देखी है अभी, तो स्टोरी बुक्स है, नॉलेज वाली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा है। इस बार शॉप्स भी बहुत सारी है और कई प्रकार की शॉप्स है। जो हमारी लोकल होते हैं ना, जो चीजें होती है वो भी बहुत सारी दिख रही है यहाँ पे, वो बहुत अच्छी है कि अपने लोकल लोगों को जो है वो बेनिफिट हुआ इस चीज का, वो बहुत अच्छा है। जी, मेरा नाम सोनिया अरोड़ा है और मैं फूडी कासर की ऑनर हूँ। ये मेरा मेन्यू है। मेन्यू अभी कल एक और बन रहा है, इससे भी बड़ा मेन्यू आएगा। जो मेरे यहाँ की फेमस है आइटम वो है ट्विस्टर। ये दिल्ली की फेमस आइटम है मेरे पास। और जो ये ट्विस्टर, इसके 3 फ्लेवर है मेरे पास। इसमें 3 फ्लेवर्स आते हैं मेरे पास। एक आएगा आपको पेरी पेरी आएगा इसमें आपको, और एक दूसरा आएगा तंदूरी और एक आएगा चीजी। ये 3 फ्लेवर हैं। ये दिल्ली में इतना फेमस है मेरे पास। मेरे कॉलेज इवेंट्स, स्कूल इवेंट्स होते हैं और बहुत चलता है। और सबसे बड़ी बात, एक जो मैं सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए वैरायटी लेकर आ रही हूँ, और वो है क्रिसमस आपके लिए गिफ्ट। एक तरफ से मेरी तरफ से, मेरा दिल्ली का फेमस है, कॉलेज में बहुत चलता है, वो है ग्रब। और उस ग्रब में जो आता है, कहने का मतलब मॉकटेल्स आते हैं, पर मॉकटेल्स यहाँ पर ठंड में कोई लेगा नहीं। उसके साथ कोल्ड कॉफी आ रही है और फ्राइज आ रहे हैं। वो ग्रब की मैं आपको कल जो मेरे पास डिस्प्ले लगेगी और उससे जरूर ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ की शिमला की फेमस आइटम है मेरे पास तंदूर की और चिकन, तंदूरी चिकन वगैरह, तंदूर की आइटम। वेज में जो वेज वाले हैं वो भी आइटम बहुत हैं, और नॉन वेज वाले हैं तो उनके लिए भी आइटम बहुत है। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने देश की वर्तमान परिस्थितियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को लेकर इस तरह के फैसले की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। नरेश चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही योजनाओं के नाम बदला जाना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मंशा है जिसके तहत एक सफल, ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना का नाम बदला जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता को स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। नरेश चौहान ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। यह योजना गाँव के गरीब मजदूर, किसान और जरूरतमंद लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल योजना की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह राष्ट्रपिता का भी अपमान है। इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश उस परिस्थिति में पहुंच गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज आज केवल भाजपा को इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश को देना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों है।
हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश के अंदर कभी ऐसा माहौल आएगा, कभी ऐसा समय आएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चल रही होगी और उसको बदलने का कोशिश की जाएगी और करके दिखाएंगे। ये अपने आप में कल्पना से परे है। मैं नहीं समझता कि किसी भी देशवासी ने कभी ऐसा सोचा होगा कि राष्ट्रपिता के नाम पे कोई योजना चल रही होगी और कोई सरकार आएगी और उस योजना का नाम बदल। अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे समझ नहीं आता कि इनके जो एडवाइजर्स हैं इस सरकार के, ये किसने इनको ये एडवाइज किया और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। महात्मा गांधी जी जैसी शख्सियत, हम लोग आज उनके बारे में बात करने की भी हिम्मत क्या करेंगे, हमारा मुल्क कतई नहीं। जब महात्मा गांधी जी के बारे में कोई हमसे पूछे और उनके बारे में हम बात करें, देश के अंदर किसी का वो कद नहीं है, ना वो शख्सियत नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। खास तौर पे तब जब इस योजना को 20 साल पहले पार्लियामेंट में सभी लोगों ने आम सहमति से पास किया। जो कानून देश का आम सहमति से पास हुआ, उसके नाम को बदलने के पीछे क्या कारण है, क्या मंशा है, जहां तक हम समझ सकते हैं कि ये एक इतनी बड़ी योजना और सफल योजना रही है जिससे रूरल एरिया में लोगों को रोजगार, काम सुनिश्चित कानून के जरिए यूपीए 1 की कांग्रेस की सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी थे और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी की और उनकी एक सोच थी कि भारत जो है गांव में बसता है। गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं रहता है। जब वो अपनी खेती में काम करते हैं उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। उनका काम अपनी खेती में अगर वो साल में 60 दिन काम करते हैं, उसके बाद उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। हमें ऐसे लोगों को मजबूत करना है, उनको उनके स्थान पे काम से जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है और वो ये बड़ी सफल योजना है। और लगातार 20 वर्षों से मनरेगा में ऐसे लोगों को रोजगार मिला और उनको अपने घर के अंदर ऐसे किसान, ऐसे बागवान, ऐसे मजदूर जो अपने गांव से बाहर काम धंधे के लिए नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत सफल योजना रही थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो फैसला अभी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बिना बहस किए, बिना चर्चा के इतने बड़े बिल को चेंज किया, उसकी जो मूल था उसको भी चेंज किया। पहले किस तरह से लगातार समय के साथ उसमें चेंजेस आते हैं कानून में। अब ये था कि 100 दिन का कानून था कि 100 दिन आपको रोजगार मिलना है। उसके अलावा उसको डिसाइड कौन करेगी, लोकल पंचायत, जो लोकल चुने हुए लोग हैं उस गांव के, उस पंचायत के, कि किस तरह कब कब मिलेगा, कैसे होगा। अगर आपके पास 100 दिन का काम नहीं है तो उसका पूरा रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। आपका राइट कानून तौर पे ये राइट दिया, राइट ऑफ वर्क। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना थी। मुझे लगता है मोदी सरकार का जो अहंकार है वो आज मैं देख सकता हूँ कि सामने है। अब मैं समझ सकता हूँ ये इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस गलती का खमियाजा भी बहुत बड़ा होने वाला है। आप आज इस बात को देश के सामने बता पाएंगे कि गांधी जी के नाम को, राष्ट्रपिता के नाम को एक योजना से निकाल, बस सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब दे दे माननीय प्रधानमंत्री देश को कि आप ऐसी नौबत क्यों आई आज। क्योंकि ये चीजें अलग प्रश्न है कि इसमें आपने बेसिक बदलाव क्या किया। मेन बात है कि इसका पीछे कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण था कि योजना कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू की गई थी, कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू, और एक सफल योजना है। लगातार पहले भी प्रयास किए मोदी जी ने, इसका बजट घटाने के प्रयास किए, लेकिन वो बाद में फिर जब फीडबैक आया कि बहुत पॉपुलर नहीं, लोगों को इसका फायदा मिला। और जब आपका बुरा वक्त आया दुनिया में, तो उस वक्त मनरेगा के जरिए कोरोना के दौरान किस तरह से लोगों को मदद हुई और किस तरह लोगों को रोजगार मिला। इसका सबसे मूल कारण मुझे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस की एक ऐसी योजना जो लगातार 20 वर्षों से हिट थी, जिससे देश के और देश के लोगों को फायदा हो रहा था। सबसे बड़ा कारण भाजपा की सरकार को मुझे लगता है वो रहा कि अब इसका नाम भी बदल दो और इसमें और चेंजेस भी कर दो, लेकिन इसको वो बंद कर नहीं सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है और सफल योजना है। तो दूसरा कारण कि जैसे आपने जिक्र किया कि 90-10 और 60-40 की बात की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
जो आज परिस्थितियां हैं राज्यों की, जो आर्थिक स्थिति है कई राज्यों की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां ये योजना कैसे आगे चलेगी? तो आपकी मंशा ये भी है साथ में कि आप इस योजना को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं, टेक्निकली कमजोर कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अधिकार पंचायतों तक था, लोगों तक था, वो आपने छीन लिया। अब भारत सरकार डिसाइड करे कौन आदमी काम करेगा, कहां करेगा, कितने दिन करेगा, वो दिल्ली की सरकार काम करेगी। आज के समय में पावर को सेंट्रलाइज थोड़ी करना, ये तो राज्यों के पास थी, राज्यों के बाद सबसे निचले डेमोक्रेसी में पंचायतों के पास। आपने सारी चीजें अपने कंट्रोल में कर दी। तो ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इस सरकार की 12 वर्ष की सबसे बड़ी गलती